हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और फ्रांस विज़िट के बारे में, जो कि 2023 में रिसेंटली हुई है। ये फ्रांस के नेशनल डे बेस्टाइल डे को हुआ था, जब नरेंद्र मोदी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर फ्रांस गए थे। साथ में इंडियन आर्म फोर्सेस के कुछ ट्रूप्स गए थे वहाँ पे मार्चिंग करने फ्रांस में इस हिस्टोरिक डे के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि इंडिया ने स्पेसिफिकली आर्मी से पंजाब रेजिमेंट को ही क्यों भेजा फ्रांस मार्चिंग करने के लिए। ये इसलिए भेजा ताकि हम दुनिया के एक स्टेज पे जाके हम विदेश में क्योंकि मार्च कर रहे थे, तो विदेशी मीडिया सब कवरेज कर रही थी उसकी। तो एज हमने दुनिया के स्टेज पे ये बताया कि हमारी जो पंजाब रेजिमेंट है वो हमें ऐसा मैसेज देना चाहते थे कि हमारे यहाँ सिख कम्युनिटी काफ़ी सिक्योर फील करती है। जबकि आपने देखा होगा रिसेंटली जो खालिस्तान इशू है, जिसके कारण उनकी जो मांगे हैं, इंडिया में जो सेपरेटिज्म पैदा करना है, इंडिया के एक स्टेट को तोड़ना है, उसको एक क्लियर मैसेज था कि इंडिया में जो सिख कम्युनिटी है वो काफ़ी सिक्योर फील करती है। सो इसमें कोई चिंता की बात है नहीं। साथ में इंडिया की आर्म फोर्सेस के 2 विंग आर्मी, एयरफोर्स और नेवी भी गए थे। तीनों ने वहाँ पे मार्च किया और एक बेहतरीन एक प्रदर्शन किया मार्चिंग के तौर पे। साथ में हम बात करें कि इससे पहले बेस्टाइल डे पे इंडिया के कौन से प्राइम मिनिस्टर पहले जा चुके हैं, तो एकमात्र प्राइम मिनिस्टर जा चुके हैं वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2009 में गए थे वो बेस्टाइल डे के रूप में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, और सेकंड बने हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो अगर हम बात करें कि इंडिया को ही एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर फ्रांस ने क्यों चुना, क्योंकि इंडिया और फ्रांस के 25 ईयर के स्ट्रेटजिक रिलेशन कंप्लीट हो रहे थे इस रिसेंटली कुछ डेज में, जो कि इस्टेब्लिश हुए थे 1998 को। 1998 से 2023 में इंडिया और फ्रांस के 25 साल के रिलेशन बने। साथ में हमने नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए भी कुछ प्लान इस्टेब्लिश किए कि हम किन किन सेक्टर पे काम करने वाले हैं, लाइक डिफेंस, स्पेस और जो सिविल सिक्योरिटी होती है उनके तौर पे हम कहाँ कहाँ पे काम करने वाले हैं। तो एक बेहतरीन कोलैबोरेशन था ये। साथ में अगर हम बात करें कि जो फ्रांस हमारा एक नया एज अ गुड फ्रेंड एमर्ज हो रहा है। अगर आपको पता होगा, इंडिया अगर इंटरनेशनल एफर्ट्स को आप फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि रशिया हमारा काफ़ी क्लोज मित्र है, बट रशिया एज अ वॉर में फंसा है। साथ में रशिया की एक नेगेटिव इमेज बन चुकी है दुनिया में। तो हम एज अ न्यू फ्रेंड, एज अ बेस्ट फ्रेंड किसी को हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि फ्रांस एज ए एमर्जिंग फ्रेंड बन सकता है। क्योंकि फ्रांस का जो अगर आप स्टांस देखोगे तो रशिया के खिलाफ भी काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा उतना भी नेगेटिव नहीं है, साथ में यूएसए के साथ में उतना भी प्रोवोकेटिव नहीं है। तो ठीक है, दोनों के बीच में बसता है फ्रांस। आज में फ्रांस के चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन है। इस तौर पे भी अगर हम बात करेंगे आगे कि चाइना के साथ इंडिया क्या आगे बिहेव करने वाला, क्योंकि फ्रांस काफ़ी हद तक क्लोज आएगा इंडिया के साथ में। अगर हम बात करें कि हम कहाँ कहाँ पे जॉइंट कोलैबोरेशन कर सकते हैं, लाइक डिफेंस, स्पेस, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी, सिक्योरिटी। और अगर हम बात करें स्पेशली फ्रांस ने तो हमें ऑफ़र किया है हमारे जो इंडियन स्टूडेंट को एज ए एजुकेशन सेक्टर, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 5 साल के लिए वीज़ा ऑफ़र किया है इंडिया के स्टूडेंट को फ्रांस ने। अगर हम और सेक्टर की बात करें तो फ्रांस कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इंडिया के लिए। फ्रांस एक तौर पे आप देख सकते हो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है, जहाँ की केवल 5 मेंबर है। दुनिया के केवल 5 देश ऐसे हैं जो परमानेंट है, जिसमें फ्रांस एक परमानेंट मेंबर है। तो बाद में अगर इंडिया को एज अ न्यू मेंबर जोड़ना चाहेगी यूनाइटेड नेशन, तो फ्रांस हमारा सपोर्ट करेगा। ये हमको पहले से ही एक लगभग हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ में अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने नेवी के लिए 26 जो डसॉल्ट के रफाल है उनकी डील की है फ्रांस के साथ। साथ में जो हमारे 36 रफाल आए थे पिछली उसमें अलाइनमेंट में, जो कि 36 रफाल आए थे इंडिया के लिए। साथ में हम बात करेंगे 3 स्कॉर्पियन सबमरीन की भी बात की है कि इंडिया और फ्रांस साथ में बनाएंगे जहाँ तक लगता है। और इससे पहले 6 की पहले ही बात हो चुकी है, तो हमारे पास कुल स्कॉर्पियन सबमरीन हो जाएगी 9। अगर हम और बात करें C295 एयरक्राफ्ट्स की, जो कि एक स्पेनिश कंपनी बनाती है प्रेडोमिनेटली, बट ये एक इंडिया और यूरोपियन का गेटवे बन सकता है, जिसमें 40 आप बोल सकते हो कि 40 एयरक्राफ्ट बनने हैं, जिसमें 16 एयरक्राफ्ट डायरेक्टली यूरोप से इंडिया आएंगे। बट जो 16 के अलावा 16 के अलावा जो बचे हुए एयरक्राफ्ट होंगे वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। और जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया की किस कंपनी के साथ में, टाटा एडवांस सिस्टम के साथ में। तो आप ये देख सकते हो कि
इसके साथ हमारी जो टाटा जो एक मेजर कंपनी है इंडिया की, उसको भी काफ़ी एक्सपीरियंस होगा कि कैसे हम एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे। साथ में अगर हम बात करें कि इंडिया और फ्रांस के बीच में मिलिट्री की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो ये काफ़ी अच्छा एक वो हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच में जो एक एक्सरसाइज होती है उसका नाम है शक्ति एक्सरसाइज। और इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो होती है गरुड़ा। और अगर हम इंडिया नेवी और फ्रेंच की नेवी के साथ जो एक्सरसाइज है उसका नाम है वरुणा। तो ये 3 आप नाम जरूर याद करना, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें कि फ्रेंच की कितनी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, फ्रांस की 700 कंपनीज इंडिया में काम करती है, जो कि 4 लाख से ज़्यादा जॉब क्रिएट करती है। तो एज अ जॉब सेक्टर और एज अ इकोनॉमिक सेक्टर में फ्रांस का काफ़ी हद तक कोलैबोरेशन है। अगर हम अदर चीज़ों की बात करें, मेरे पास कुछ डेटा पड़ा है, वो है यूपीआई के बारे में। तो यूपीआई तो आपको पता ही होगा कि यूपीआई कितना बड़ा सिस्टम है इंडिया के, ऑनलाइन अगर हम पेमेंट करना चाहेंगे तो ये फ्रांस ने एक्सेप्ट कर लिया है, ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि हम यूपीआई को अगर हमें कभी आप में से कोई या फिर हम में से कोई फ्रांस जाएगा या फिर जो रहते हैं इंडियंस फ्रांस में, तो वो यूपीआई का एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पे, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। इससे हमारे लिए जो पेमेंट का ऑप्शन है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया और फ्रांस की क्लाइमेट चेंज में कोलैबोरेशन की, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, फ्रांस एक डेवलप कंट्री है। तो इंडिया अभी कार्बन एमिशन बहुत करेगा, क्योंकि अभी तो इंडिया डेवलपिंग स्टेज में है। बट फ्रांस को इस बात को लेकर थोड़ा सा इंडिया के लिए वो अंडरस्टैंडिंग रखता है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को तो एमिशन करेंगे ही, बट फ्रांस को अपनी क्लाइमेट पे भी काफ़ी इम्पैक्ट दिखता है, क्योंकि जो आर्कटिक ओशन में जो बर्फ़ है वो काफ़ी तेज़ी से पिघल रही है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और जो दुनिया का एवरेज टेम्परेचर है वो आपको रिसेंटली पता होगा कितने ऊपर बढ़ चुका है। तो इस पे इंडिया और फ्रांस दोनों काम कर सकते हैं। फ्रांस के पास में काफ़ी टेक्नोलॉजी है, इंडिया के पास में भी टेक्नोलॉजी है, तो दोनों अगर काम करेंगे इस सेक्टर में तो हम काफ़ी हद तक कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम दूसरी बात करें मल्टीपोलर वर्ल्ड की, एज अ जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि मुझे जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो जियोपॉलिटिशियन में मल्टीपोलर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप साइड नहीं ले सकते कि हम यूएसए के साइड है, चाइना के साइड है, रशिया के साइड है। अगर आप देखो इंडिया की जियोपॉलिटिक्स स्टैंडेबिलिटी जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, इसके पीछे का रीज़न है कि हमने किसी की साइड कभी नहीं चुना। हम कभी ना तो यूएसए की साइड गए, ना तो पूरी तरह रशिया के साइड गए, ना तो पूरी तरह चाइना के साइड गए। हम बिल्कुल सबके साथ में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं। तो फ्रांस इसी चीज़ को सपोर्ट करता है। भले पहले फ्रांस काफ़ी हद तक यूएसए के करीब था, बट अब फ्रांस की जो आप खुद में स्टैंड देख सकते हो वो चाइना की तरफ भी ठीक ठाक है और यूएसए की तरफ भी ठीक ठाक है। रशिया के अगेंस्ट फ्रांस इसलिए है क्योंकि फ्रांस एक तो नेटो का मेंबर हो गया, साथ में नेटो की कॉन्फ्लिक्ट चलती है रशिया के साथ, आपको पता होगी। तो एक एज अ यूरोपियन सिक्योरिटी फ्रांस को यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा कि रशिया के अगेंस्ट थोड़ा बहुत तो जाना ही पड़ेगा। बट ऐसा मैं बोल सकता हूँ यूरोप में अगर कोई कंट्री जो काफ़ी हद तक न्यूट्रल रहती है, वो मैं बोल सकता हूँ फ्रांस को। एक पावरफुल कंट्री भी है, न्यूक्लियर पावर कंट्री है, और काफ़ी हद तक न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगी एज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। साथ में अगर हम बात करें चाइना एक मेजर फैक्टर है दोनों के लिए। फ्रांस के लिए चाइना एज अ इकोनॉमिक पार्टनर है वो उनका, क्योंकि वो उस पर काफ़ी डिपेंड करते हैं। रिसेंटली फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, वो चाइना भी गए थे विजिट के लिए, और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी हद तक कुछ एग्रीमेंट भी साइन किए। तो चाइना के लिए मैं बोल सकता हूँ अगर चाइना के साथ अगर इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट चलती है तो फ्रांस काफ़ी हद तक न्यूट्रल रहेगा। इवन दो फ्रांस हमारी सबमरीन्स डिफेंस में काफ़ी हद तक इक्विपमेंट बनाने में मदद कर सकता है, बट अगर कल को चाइना के साथ हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो गई, क्योंकि फ्रांस के गुड रिलेशन है चाइना के साथ, तो फ्रांस कुछ नहीं करेगा, बट काफ़ी हद तक न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा। तो अगर हम एज अ पर्सपेक्टिव देखते हैं, अगर आप भी सोच रहे हो कि क्या पता चाइना अगर कल को हमारे अगेंस्ट चले गया तो फ्रांस सपोर्ट करेगा, तो ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि फ्रांस दोनों की तरफ न्यूट्रल रहेगा। इवन फ्रांस के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा भी है, फ्रांस इंडिया को जैसे देखता है वैसे ही चाइना को देखता है, सेम टू सेम। तो उनके लिए हम दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो वो अगर हम क्वाड में भी देखें तो फ्रांस ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, क्योंकि
पूरे वर्ल्ड को पता है क्वाड स्पेसिफिकली थोड़ा नेगेटिव है चाइना के लिए, उसको काउंटर करने के लिए बना है। तो फ्रांस वहाँ पे भी ज़्यादा अपनी एंगेजमेंट नहीं बनाने वाला। तो आज की न्यूज़ यही थी। आई होप आपको पसंद आई होगी इंडिया और फ्रांस के रिलेशन के बारे में। नेक्स्ट हम मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।